हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 2 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेसन नंबर 8 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का बचा हुआ पार्ट आज कवर अप करने वाले हैं, जो केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, hope you all will be fine. Today we are going to read new topic which is pH and its importance. So let's start our topic. When dealing with range of concentration such as these of H plus aqueous ions that spans many powers of 10, it is convenient to represent them on a more compressed logarithmic scale. By convention, we use the pH scale for denoting the concentration of hydrogen ions. Notation was devised by the Danish biochemist Søren Sørensen in 1909. The term pH means power of hydrogen. The pH is the logarithm of the reciprocal of the hydrogen ion concentration. It is written as pH equal to log 1 upon H plus ions. तो जब हम लोग बहुत सारे रेंज की बात करते हैं एच प्लस एक्वा साइंस के, तो उसमें बहुत सारे पावर्स और टेंस के पावर लगे होते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग को कन्वीनियंट कब होता है, सुविधा कब होता है कि जब हम लोग उस चीज़ को लोगैरिथमिक स्केल पे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करें। और इस कन्वीनियंट के लिए हम लोग पीएच स्केल का यूज़ करते हैं, जो कि हाइड्रोजन के आयंस को डिनोट करता है ज़्यादा अच्छी तरीके से। जो पीएच नोटेशन है वो पहली बार किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था? डेनिस बायोकेमिस्ट सॉरेन सोरेनसन के द्वारा 1909 में। जो टर्म पीएच है उसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स हाइड्रोजन की कितने पावर होते हैं। तो जो पीएच है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो यहाँ पे उसका रिप्रेजेंटेशन शो किया गया है पीएच का। ओके, alternately the pH is the negative logarithm of the hydrogen ion concentration, that is pH equal to minus log H plus। जो pH है वो एक नेगेटिव लॉगरिथम है हाइड्रोजन आयन का, और उसको हम लोग pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन से डिनोट करते हैं। Because of the negative sign in the expression of if H plus increases, pH would decrease, and if it decreases, pH would increase। क्योंकि इसमें नेगेटिव का साइन है एक्सप्रेशन में, तो जब H प्लस इंक्रीज होगा तो पीएच डिक्रीज होगा, और जब पीएच डिक्रीज होगा, सॉरी पीएच इंक्रीज, हमारा जो H प्लस आयन डिक्रीज होगा तो पीएच का इंक्रीज होगा, मीन्स पीएच जो है वो बढ़ेगा। इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केविन। तो यहाँ पे आपको एक कैलकुलेशन शो किया गया है पीएच के हेल्प से, जो कि आपका प्योर वाटर का पीएच निकाला गया यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन पे प्योर वाटर का पीएच कितना होता है। तो यहाँ पे H प्लस आयन और जो हमारा यहाँ पे उसका जो आयन है उसके यहाँ पे वैल्यू पुट किया गया है। उसके बाद इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके इसके पीएच वैल्यू 7 आए। सिंस इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, अगर इसमें एसिड के हिसाब से हम लोग का ऊपर में पीएच वाटर का दिया और नीचे में बेस के हिसाब से, तो जो रिलेशन है यहाँ पे पी के डब्ल्यू एक कांस्टेंट था हमारा, और जो पीएच है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, तो इसकी रिलेशनशिप को भी दिखाया गया है। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन पीएच कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन बेस्ड पीएच के कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इन द लास्ट सेक्शन वी लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड इट्स रिलेशनशिप विद हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। इन दिस सेक्शन वी शैल यूज दिस रिलेशंस टू परफॉर्म सम कैलकुलेशंस। तो हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में क्या पढ़ा था? जो पीएच है का जो कॉन्सेप्ट है उसका जो रिलेशनशिप है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन के साथ। इस सेक्शन में हम लोग इस रिलेशन को यूज करेंगे कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए। The method of calculation of pH used in this unit are valid for solutions of strong acids and bases only, and the solutions of acids or bases should not be extremely dilute, and the concentration of acids and bases should not be less than 10 to the power minus 6 mole per liter। तो इसमें जो मेथड है कैलकुलेशन का पीएच का, तो ये कैसे वैलिड रहेगा?
इसकी कुछ कंडीशंस है, जैसे कि जो सॉल्यूशन होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस का उसी से होगा, और जो सॉल्यूशन है एसिड और बेसिस का वो ज़्यादा डिल्यूट नहीं होंगे, और उसका जो कंसंट्रेशन है एसिड और बेस का जो उसका जो पावर रहेगा कंसंट्रेशन का वो 10⁻⁻6 मोल पर लीटर से कम नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 8.1 कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो यहाँ पे हम लोग को 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl का कैलकुलेशन करना है पीएच के हिसाब से। इसका सॉल्यूशन में क्या बताया कि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इन इट्स सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके, जो HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और जब वाटर में वो डिसोसिएट हो जाता है तो वो H प्लस आयंस और Cl माइनस आयन का वो अपने आयंस को फ्री कर देता है। फ्रॉम दिस प्रोसेस इट इज क्लियर दैट 1 मोल ऑफ HCl would give 1 mole of H plus ions. Therefore, the concentration of H plus ion would be equal to the HCl, that of HCl, that is 0.001 molar or 1.0 into 10 to the power 3 mole per liter. तो इस प्रोसेस से क्या क्लियर हुआ है कि जो 1 मोल अगर HCl है तो वो 1 मोल ऑफ H प्लस आयंस दे रहा है। तो हम लोग इसी तरह जो HCl है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो 0.001 है, तो वो भी कितना मोलर देगा 1.0 इंटू 10⁻⁻3 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है आपके HCl के पीएच के हिसाब से। सो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन किया गया, जो H प्लस उसका वैल्यू क्या था 1 इंटू 10⁻⁻3 मोल पर लीटर, उसको हम लोगों ने पीएच से किया कैलकुलेट। उसके बाद जो ये माइनस हमारा 3 था जो पावर, वो उसको इंटू किया गया log 10 से, और इसके बाद जो log 10 से इसको इंटू करने के बाद इसे -3 इंटू 1 किया गया। इट मीन्स जो -3 को अगर 1 से इंटू किया जाए तो 3 आएगा इसका आंसर। तो जो पीएच है हमारा HCl का वो 3 है। What would example 8.2 what would be the pH of an aqueous solution of sulfuric acid which is 5 into 10 to the power -5 mole per liter in concentration। तो आपको यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का भी पीएच सॉल्यूशन पीएच एक्वा सॉल्यूशन का आपको यहाँ पे सॉल्व करना है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें कितने पीएच है। उसी तरह यहाँ पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का भी कैलकुलेशन करना है। आप ये सब खुद से करें, अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। pH scale. What is pH scale? The pH scale ranges from 0 to 14 on this scale. pH 7 is considered neutral, below 7 acidic and above 7 basic. Further from 7 more acidic or basic the solution is, the scale is shown below in figure 8.5. तो जो pH स्केल है वो रेंज कहाँ से होता है 0 से लेकर 14 तक। जो pH स्केल है वो 0 से 14 तक रिप्रेजेंट करता है नंबर को। जो pH 7 है वो न्यूट्रल कंसीडर करता है कि वो न्यूट्रल है, और बिलो 7 वो एसिडिक हो जाता है, और अबव 7 वो बेसिक नेचर में हो जाता है। और जैसे जैसे वो 7 से दूर जाता जाएगा उसमें ज़्यादा एसिडिक नेचर आ जाएंगे या फिर ज़्यादा बेसिक नेचर आ जाएंगे। We have learned earlier that the sum of pH and pOH of any aqueous solution remains constant. Therefore, when one increases, the other decreases. This relationship is shown in figure 8.6. हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि जो pH है और जो pOH है उसका जो aqueous solutions होता है वो हमेशा constant रहता है। जब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। इस रिलेशनशिप को फिगर 8.6 में दिखाया गया है। Figure 8.6 represents the relationship between pH and pOH at 25 degrees Celsius. pH of some common substances is shown in table 8.5. अब जो some common substance है उसके pH को table 8.5 में दिखाया गया है। लेफ्ट साइड
कॉमन एसिड्स के पीएच दिए हुए और राइट साइड में कॉमन बेसिस के पीएच दिए गए हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। HCl जो 4% उसमें HCl है वो कॉमन एसिड में कितने पीएच होंगे, वो 0 मीन्स बहुत ज्यादा एसिडिक है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वो 7 से अगर दूर जाता जाएगा लेफ्ट साइड में एसिड, तो वो एसिड ज्यादा एसिडिक नेचर में होगा, और जो राइट साइड में ज्यादा जाते जाएंगे 7 से वो ज्यादा बेसिक होते जाएंगे नेचर में। तो स्टमक एसिड में 1 पीएच होता है, लेमन जूस में 2 होता है, विनेगर 3, ऑरेंजेस 3.5, सोडा एंड ग्रेप्स 4, सोर मिल्क 4.5, फ्रेश मिल्क 5, ह्यूमन सलाइवा 6 to 8 एंड प्योर वाटर 7 विच इज न्यूट्रल इन नेचर। जो 7 पीएच है वो न्यूट्रल होता है नेचर में। कॉमन बेसिस में ब्लड प्लाज्मा 7.4, एग व्हाइट 8 पीएच हो गया, सी वाटर का 8, बेकिंग सोडा 9 एंड एसिड्स 10, ammonia water 11, lime water 12, drain cleaner 13 and caustic soda 4% NaOH 14. It means इस टेबल से एक चीज क्लियर हो गई, जो HCl है हमारा जिसका वैल्यू pH वैल्यू 0, इट मीन्स वो ज्यादा एसिडिक है नेचर में, और हमारा जो caustic सोडा है NaOH उसका pH वैल्यू 14, इट मीन्स वो ज्यादा बेसिक है अपने नेचर में, उसमें ज्यादा बेसिसिटी है। डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, अब हम लोग पीएच का डिटर्मिनेशन को पढ़ेंगे। pH of a solution can be determined by using proper indicator or with the help of a pH meter. The latter is a device which gives accurate value of pH. You will study more about it in higher classes. We shall discuss here the use of indicators for finding out the pH of a solution. तो जो पीएच एक सॉल्यूशन का वो कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, एक प्रॉपर इंडिकेटर की हेल्प से या फिर एक पीएच के मीटर की हेल्प से। और ये जो डिवाइस है वो एक एक्यूरेट वैल्यू बताता है पीएच का। आप इस चीज को अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे। और जो इंडिकेटर्स है पीएच सॉल्यूशंस का जो इंडिकेट करता है उसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच पेपर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिकेटर, इट शोज अ स्पेसिफिक कलर एट अ गिवन pH. A color guide is provided with the bottle of the indicator or the strips of paper impregnated with it, which are called pH paper strips. The test solution is tested with a drop of the universal indicator or a drop of the test tube of the test solution is put on pH paper. The color of the solution on the pH paper is compared with the color chart guard and pH is read from it. The pH values thus obtained are only approximate values. तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, इसमें नंबर ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं। ये क्या दिखाता है, जो स्पेसिफिक कलर है वो गिवन पीएच पे उसको वो शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमारा जो पीएच इंडिकेटर आता है उसके साथ एक कलर गाइड दिया जाता है बॉटल के साथ, या फिर इसको बोल सकते हैं कि वो इंडिकेटर होता है या फिर स्ट्रिप्स ऑफ पेपर होता है जिसपे पीएच पेपर स्ट्रिप्स पे उस पे नंबर दिए रहते हैं और डिफरेंट कलर रिप्रेजेंट किए होते हैं। जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसे ड्रॉप के हेल्प से टेस्ट किया जाता है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर के हेल्प से, या फिर जो ड्रॉप हो गया टेस्ट सॉल्यूशन उसको डाला जाता है पीएच पेपर पे। उसके बाद जो कलर होता है सॉल्यूशन का वो पीएच पेपर से कंपेयर किया जाता है, जो कि प्रोवाइड किया गया था हमारे कलर चार्ट या फिर गार्ड में, या फिर जो पीएच का हम लोगों ने जो इंडिकेटर था उस पे जो कलर शो किया गया उसके साथ वो कंपेयर किया जाता है। और जो पीएच वैल्यू निकल के आता है हम लोग जो उसको ऑब्टेन करते हैं वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। हियर इज फिगर 8.7 विच शोज कलर चार्ट और गाइड ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच पेपर। इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, अब हम लोग देखेंगे कि एवरीडे लाइफ मतलब हम लोग दिन प्रतिदिन के लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। पीएच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ, सम सच एग्जांपल्स आर डिस्क्राइब्ड हियर। तो जो पीएच है वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। पीएच इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, most of the biochemical reactions taking place in our body are in a narrow pH range of 7.0 to 7.8. Even a small change in pH disturbs this process. तो जो ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है वो हमारे बॉडी में होता है, तो वो उसका जो नैरो पीएच रेंज होता है वो 7.0 से 7.8 होता है। अगर इस पीएच में छोटा सा भी चेंज होता है तो वो पूरे प्रोसेस को डिस्टर्ब करके रख देता है।
Acid rain. When the pH of the rainwater falls below 5.6, it is called acid rain. When acid rain flows into rivers, the pH of the river water also falls and it becomes acidic. As a result, the survival of aquatic life becomes difficult. तो जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से बिलो जाता है, डाउन हो जाता है, तो उसे एसिड रेन बोला जाता है। और जब एसिड रेन जब होते हैं तो और वो नदियों में जाके मिलते हैं, तो जो पीएच होता है नदियों के पानी का वो भी गिर जाता है और वो भी एसिडिक बन जाता है और उसके परिणाम स्वरूप जो एक्वेटिक लाइफ है उनके सर्वाइवल में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं। pH in plants. Plants have a healthy growth only when the soil has a specific pH range, which should be neither highly alkaline nor highly acidic. जो प्लांट्स है वो उनका हेल्दी ग्रोथ कब होता है, जब उनका जो सॉइल, उनका जो पीएच रेंज है वो ज्यादा ना ही अल्कलीन हो और ना ही ज्यादा एसिडिक हो। इन डाइजेस्टिव सिस्टम, our stomach produces hydrochloric acid, which helps in digestion of food. When we eat spicy food, stomach produces too much of acid, which causes acidity, that is irritation and sometimes pain too. To get rid of this, we use antacids, which are bases like milk of magnesia, suspension of magnesium hydroxide in water. तो हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्पफुल है। जब हम लोग ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं, मसालेदार फूड खा लेते हैं, तो जो स्टमक है वो ज़्यादा एसिड को प्रोड्यूस करता है जिसके कारण हमें एसिडिटी हो जाता है, कभी कभी इरिटेशन होता है या फिर ज़्यादा दर्द होने लगता है पेट में। इससे छुटकारे पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड्स को उपयोग करते हैं जो कि एक बेस है या फिर से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी मैग्नीशिया भी बोला जाता है, जो कि एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन उसे वाटर में मिला के बनाया जाता है। सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब हम लोग देखेंगे कि जो एनिमल्स और प्लांट्स वो अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं, अपना बचाव कैसे करते हैं। बी स्टिंग causes severe pain and burning sensation. It is due to the presence of methanoic acid in it. Use of a mild base like baking soda can provide relief from pain. तो जब कभी मधुमक्खी काट लेती है तो उससे बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है, बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जब मधुमक्खी काटती है उसमें मेथानोइक एसिड पाया जाता है और इससे हमें पेन होता है। तो जब जहाँ पे मधुमक्खी काटे वहां पे हम लोग को माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा का यूज करना चाहिए, तो उस जगह से हम लोग को पेन से रिलीफ मिलेगा। Some plants like nettle plant have fine stinging hair which injects methanoic acid into the body of any animal or human being that comes in its contact. This causes severe pain and burning sensation. The leaves of dock plant that grows near the nettle plant when dropped on the affected area provides relief. तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे कि नेटल प्लांट, उनके जो पत्ते उनमें फाइन स्टिंगिंग हेयर होते हैं जो कि मेथानोइक एसिड किसी के भी बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो जानवर उसके कांटेक्ट में आ गए या फिर कोई भी ह्यूमन बींग्स। और इसके बाद अगर मेथानोइक एसिड आपके शरीर में इंजेक्ट हो गए या एनिमल्स के, तो उससे बहुत ज़्यादा पेन होगा और बर्निंग सेंसेशन होगा। तो उस पेड़ के पास एक और उस प्लांट्स के पास एक और प्लांट ग्रो करता है, डॉग प्लांट, जो कि जिस एरिया में आपका टच हुआ था नेटल प्लांट, उस एरिया पे आप अगर डॉग प्लांट के लीफ को रब करोगे तो उस एरिया में आपको रिलीफ मिलेगा। टूथ डिके. Tooth enamel is made of calcium phosphate, which is the hardest substance in our body and can withstand the effect of various food articles that we eat. If mouth is not washed properly after every meal, the food particles and sugar remaining in the mouth undergoes degradation due to the bacteria present in the mouth. This process produces acids and the pH goes below 5.5. The acidic condition does create it corrode the tooth enamel and in the long run can result in tooth decay. तो जो हमारा टूथ एनिमल होता है वो किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का। उसका जो इफेक्ट है कि हम लोग कोई भी बहुत कई तरह के हम लोग खाना खाते हैं, अगर हम लोग अपने माउथ को अच्छे से नहीं धोएंगे, हर एक खाना खाने के बाद अगर अपने माउथ को अच्छे से नहीं धोएंगे, तो जो हमारा फूड पार्टिकल्स होगा या फिर जो हम लोगों ने शुगर लिया होगा फूड्स में, वो हमारे माउथ में जाके चिपक जाएंगे और वो डिग्रेडेशन करेंगे, मतलब सड़ने लगेंगे। क्यों सड़ने लगेंगे, तो हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं
और इस प्रोसेस के द्वारा एसिड का प्रोडक्शन होता है। और अगर एसिड जो है वो पीएच 5.5 से नीचे जाएगा और वो पूरा एसिडिक कंडीशन हमारे माउथ में क्रिएट होगा और वो टूथ एनिमल को क्रोड करेगा, मीन्स उसको धीरे धीरे सड़ाना स्टार्ट करेगा। और अगर ये जो प्रोसेस है वो लंबा चलता रहा तो हमारा जो दांत है वो पूरी तरह से सड़ जाएगा। So here is your in-text question 8.4. Try to solve all these questions. Now we have another topic which is salts. Salts are ionic compounds made of a cation other than H plus ion and an anion other than OH minus ion. तो सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जो कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन को छोड़ के बना है। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, अब हम लोग देखेंगे जो हमारा सॉल्ट है उसका फॉर्मेशन होता कैसे। Salts are formed in many reactions involving acids and bases. तो जो salts है वो बहुत सारे रिएक्शन से होते हैं, वो अपने आप में किसको इन्वॉल्व करते हैं, एसिड्स को भी और बेसिस को भी। बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जब एसिड्स और बेसिस का न्यूट्रलाइजेशन होता है तो हम लोग को सॉल्ट्स का प्रोडक्शन होता है। सॉल्ट्स आर द प्रोडक्ट बिसाइड्स वाटर ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड। जब हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को कौन सा सॉल्ट मिलता है, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है और प्लस वाटर का भी फॉर्मेशन जाता है। मेटल हाइड्रोक्साइड और प्रोटिक एसिड को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो MX का फॉर्मेशन होगा। M एक मेटल और जो X है वो हैलाइड है और वाटर का साथ में प्रोडक्शन होता है। In all the above cases, we can see that the positively charged cation of the salt comes from the base. Therefore, it is called the basic radical. The negatively charged anion of the salt comes from the acid. It is therefore called the acid radical of the salt. For example, in the salt NaCl, the cation Na plus comes from the base NaOH and is its basic radical, and the anion Cl minus comes from the acid HCl and is its acid radical. तो जितना भी हम लोगों ने अब केसेस देखा, हम लोगों ने क्या देखा है कि जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है जो वो कहाँ से है, तो बेस से है, इसलिए इसे बेसिक रेडिकल बोलेंगे। और जो नेगेटिवली चार्ज एनायन है वो सॉल्ट से आए, सॉल्ट एसिड से आए, इसलिए इसे हम लोग एसिड रेडिकल सॉल्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए जो सॉल्ट है NaCl, उसमें जो कैटायन है Na प्लस वो बेस से आया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेस से आया है, इसलिए बेसिक रेडिकल है। और जो हमारा Cl माइनस है वो किससे आया है, HCl से आया है, इसलिए एसिड रेडिकल इसको बोलेंगे। बाय एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल्स, अब हम लोग देखेंगे जो सॉल्ट है उसका जब एक्शन होता है एसिड के साथ मेटल्स पे तो कैसे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इन अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ मेटल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विथ हाइड्रोजन, जब हम लोग एसिड का एक मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है, साथ में एक हाइड्रोजन का भी प्रोडक्शन होता है। तो मेटल हम लोग यहाँ पे जिंक है, एसिड हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, और हम लोग यहाँ पे एक सॉल्ट का हम लोग को प्रोडक्शन हुआ वो है जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन H2 बाय एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो हमारा जो एसिड्स है उसका जो मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स पे कैसा रिएक्शन होता है, हम लोग को उससे कौन सा सॉल्ट मिलता है। Salts are produced in reactions between acids and metal carbonates and hydrogen carbonates along with water and carbon dioxide। जो सॉल्ट है उसका जब रिएक्शन होता है एसिड्स और मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, तो उसके साथ वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करता है। सो यहाँ पे CO3 कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब रिएक्शन हुआ तो इसमें हम लोग को कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरह हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जब सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लोग जब HCl के साथ रिएक्शन करवाया तो हम लोग को सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। टाइप्स ऑफ सॉल्ट एंड द नेचर ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, अब हम लोग यहाँ पे सॉल्ट के टाइप्स को देखेंगे और इसके नेचर्स को देखेंगे। तो यहाँ पे जो टेबल दिया गया है इसमें हमारा जो सॉल्ट है जो इस
एसिड में भी स्ट्रांग हो वो सॉल्ट और बेस में भी स्ट्रांग हो तो उसका जो नेचर है वो न्यूट्रल रहेगा और उसका जो पीएच वैल्यू वो इक्वल टू 7 होगा। हमारा अगर एसिडिक सॉल्ट में जो है वो वीक रहे और स्ट्रांग बेस स्ट्रांग रहे तो उसका जो सॉल्यूशन का नेचर रहेगा सॉल्ट का वो बेसिक रहेगा, उसका जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 जाएगा। और हमारा एसिड अगर स्ट्रांग रहे और बेस अगर वीक रहे तो उसका जो नेचर है सॉल्ट सॉल्यूशन का वो एसिडिक होगा और इसका जो पीएच है वो 7 से कैसा रहेगा, लेस रहेगा। अगर हमारा दोनों ही वीक हो जाए, एसिड भी वीक हो जाए और बेस भी वीक हो जाए, तो इसके लिए हम लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है। सम कॉमनली यूज्ड सॉल्ट्स, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो कुछ कॉमन यूज सॉल्ट्स के बारे में। अ लार्ज नंबर ऑफ सॉल्ट्स आर यूज्ड इन आवर होम्स एंड इंडस्ट्री फॉर वेरियस पर्पसेस। इन दिस सेक्शन वी वुड लर्न अबाउट सम सच सॉल्ट्स। तो बहुत ही लार्ज नंबर पे हम लोग सॉल्ट्स यूज करते हैं अपने घर में भी, इंडस्ट्री में भी, बहुत अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग इस सेक्शन में इन सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है बेकिंग सोडा। You must have seen your mother using baking soda while cooking some dals. If you ask her why does she use it, she would tell that it helps in cooking some items faster, which otherwise would take much longer time. Chemically, baking soda is sodium hydrogen carbonate or NaSCO3. तो आप लोगों ने अपनी माँ को दाल बनाते टाइम उसमें कुछ बेकिंग सोडा को ऐड करते हुए देखा होगा। अगर आप अपनी माँ से पूछो कि वो ऐसा क्यों करती हैं तो वो क्या बताएंगे कि जो दाल है वो या फिर और भी जो कुकिंग आइटम्स है बेकिंग सोडा ऐड करने से वो जल्दी पक जाते हैं। अगर बेकिंग सोडा ना डाला जाए तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं। केमिकली बेकिंग सोडा का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला है NaSCO3। अब हम लोग बेकिंग सोडा के मैन्युफैक्चर को देखते हैं। Baking soda is manufactured by Solvay's process. It is mainly used for manufacturing washing soda, but baking soda is obtained as an intermediate. तो जो बेकिंग सोडा है वो सॉल्वेज प्रोसेस के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया जाता है, लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरिंग है उस वॉशिंग सोडा के लिए किया जाता है, लेकिन इंटरमीडिएट में हम लोग बेकिंग सोडा को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग जितने भी सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे आप उसे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें से सॉल्ट्स के प्रोसेस, मैन्युफैक्चर, उनके यूजेस के बारे में एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है। Here is figure 8.9 which shows Solvay's process for manufacturing of baking soda. Raw materials required. अब कौन-कौन से raw materials required है? The raw materials required to manufacture washing soda are limestone, which is calcium carbonate, CaCO3, sodium chloride, NaCl in the form of brine, concentrated NaCl solution, ammonia, NH3. तो जो रॉ मटेरियल हम लोग को चाहिए मैन्युफैक्चर के लिए वॉशिंग सोडा को वो कहते हैं लाइमस्टोन, जो जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी बोला जाता है, CaCO3, सोडियम क्लोराइड NaCl किसके फॉर्म में, ब्राइन के फॉर्म में, जो कि कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हो, और अमोनिया NH3। प्रोसेस क्या है? इन सॉल्वेज प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन बाय हीटिंग लाइमस्टोन स्ट्रांगली। तो सॉल्वेज प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली हीट किया जाता है, और उसके बाद जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे ऑब्टेन किया गया, लाइमस्टोन को स्ट्रांगली हीट करके। यहाँ पे आपको दिखाया जो लाइमस्टोन है उसको क्विक लाइम उसका जो उसको स्ट्रांगली हीट किया गया तो हमारा जो क्विक लाइम का फॉर्मेशन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इवोल्यूशन हुआ। इट इज देन पास थ्रू cold brine, a concentrated solution of NaCl in water which has previously been saturated with ammonia. उसके बाद इसका कहाँ पे पास करवाया जाता है, कोल्ड ब्राइन। इट मीन्स जहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है NaCl का वाटर में वहां पे, उसके बाद ये पहले से सैचुरेट करके रखा जाता है अमोनिया के साथ। सोडियम क्लोराइड इन ब्राइन प्लस अमोनिया, इसमें फिर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रोडक्शन हुआ, अमोनियम क्लोराइड का प्रोडक्शन हुआ। NaSCO3 is sparingly soluble in water and crystallizes out as white crystals. Its solution in water is basic in nature. It is a mild and non-corrosive base. तो जो NaSCO3 है वो एक sparingly soluble means वो अच्छे से soluble हो जाता है वाटर में, और ये क्रिस्टलाइज होकर निकलता है व्हाइट क्रिस्टल के रूप में। ये जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होता है नेचर में, और ये माइल्ड होता है। ये जो बेस है वो नॉन कोरोसिव होता है, ये किसी भी चीज को कोरोड नहीं करता है। एक्शन ऑफ हीट, अब जब इसे हीट किया जाता है तो क्या होता है, ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ। तो जब हीट किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को तो वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में, और जिसका कार्बन डाइऑक्साइड उसको वो रिलीज कर देता है। यूज, व्हाट आर द यूजेस ऑफ these salt?
यूज फॉर कुकिंग ऑफ सर्टेन फूड्स। इसमें कुछ फूड्स को, जो बेकिंग सोडा है उससे हम लोग कुछ फूड्स को कुक करने में यूज करते हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड on heating during baking, baking soda gives off carbon dioxide. It is this carbon dioxide which raises the duff. The sodium carbonate produced on heating the baking soda gives a bitter taste. Therefore, instead of using the baking soda alone, baking powder is used. The tartaric acid present in it neutralizes the sodium carbonate to avoid its bitter taste. Cakes and pastries are made fluffy and soft by using baking powder. तो जो बेकिंग पाउडर को हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और जो टार्टरिक एसिड है उसको ऐड करते हैं। जब हम लोग हीट करते हैं बेकिंग के दौरान, तो जो बेकिंग सोडा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही उस जो हम लोग कोई भी आटा जो गूंथते हैं, डो बनाते हैं, तो उसको वो रेज करता है। जो सोडियम कार्बोनेट है वो हीटिंग पे क्या प्रोड्यूस करता है, बेकिंग सोडा, जो कि टेस्ट को बिटर बना देता है, कड़वा बनाता है। इसलिए हम लोग बेकिंग सोडा को अकेले यूज करने की जगह पे हम लोग बेकिंग पाउडर भी उसके साथ यूज करते हैं। जो टार्टरिक एसिड जो हमारा जो प्रेजेंट होता है वो न्यूट्रलाइज कर देता है सोडियम कार्बोनेट को, उसके टेस्ट को बिटर बनाने से। जो केक्स है और हमारे जो पेस्ट्रीज है वो ज्यादा फ्लफी और सॉफ्ट कैसे बनते हैं, तो बाय द यूज ऑफ बेकिंग पाउडर। इन मेडिसिन हम लोग बेकिंग पाउडर जो है बेकिंग पाउडर या जो बेकिंग सोडा हम लोग मेडिसिन में भी इसका यूज करते हैं। बीइंग अ माइल्ड एंड नॉन कोरोसिव बेस, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेडिसिन टू न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। मिक्स्ड विद सॉलिड एडिबल एसिड्स सच एज citric or tartaric acid, it is used in effervescent drinks to cure indigestion. क्योंकि ये माइल्ड होता है और ये नॉन कोरोसिव बेसिस लिए जो बेकिंग सोडा है उसको मेडिसिन में यूज किया जाता है। ये एसिड्स को, एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और वो हमारे पेट दर्द में आराम पहुंचाता है। इस सॉलिड एडिबल एसिड के साथ मिक्स किया जाता है, जैसे कि साइट्रिक एसिड हो गया या टार्टरिक एसिड हो गया, उसके बाद से ड्रिंक किया जाता है और जो हमारी इनडाइजेशन अपचन को ये ठीक करता है। इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंगाइजर, इसका हम लोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंगाइजर में भी यूज करते हैं। वॉशिंग सोडा, washing soda is used for washing of clothes. It is mainly because of this chemical that the clothes washed by a washerman appear so white. Chemically, washing soda is sodium carbonate, decahydrate, Na2CO3 into 10 to the power 10 to the 10 H2O. तो जो वॉशिंग सोडा है वो क्लोथ्स के वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, बस कपड़े धोने के लिए। और ये हमारा जो ये जो केमिकल है वो हमारे जो धोबी होते हैं इसका यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, इसलिए हमारे जो कपड़े बहुत ज्यादा सफेद हो जाते हैं। और जो केमिकली वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका मैन्युफैक्चर देखते हैं कि ये कैसे तैयार होता है। Washing soda is manufacturing by solvent process. We have already learned about the raw materials required and part of the process in the manufacture of baking soda. Sodium carbonate is obtained by calcination, strong heating in a furnace of sodium hydrogen carbonate and then recrystallizing from water. जो वॉशिंग सोडा है वो सॉल्वेज प्रोसेस के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। हम लोगों ने पहले इसके रॉ मटेरियल्स के बारे में पढ़ चुका है जो इसके बनाने में हम लोग को चाहिए, और इसके कुछ पार्ट्स को भी पढ़ा है मैन्युफैक्चर बेकिंग सोडा का जब वो हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम। जो सोडियम कार्बोनेट है वो कैल्सिनेशन के प्रोसेस से ऑब्टेन किया जाता है। इट मीन्स उसे भट्टी में बहुत तेज हीट किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, और उसके बाद फिर उसको रिक्रिस्टलाइज किया जाता है वाटर में। Here are the chemical formula or chemical symbols which represent the manufacture of washing soda. Uses: it is used in the manufacture of caustic soda, glass, soap, powders, borax in paper industry. तो ये caustic जो सोडा है वो यूज किया जाता है, और जो वॉशिंग सोडा है वो कॉस्टिक सोडा को बनाने में यूज किया जाता है। ग्लास, सोप पाउडर्स और जो बोरेक्स होता है पेपर इंडस्ट्री में उसे बनाने के लिए यूज किया जाता है। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो हमारा वॉशिंग सोडा है वो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को भी रिमूव करता है। एज अ क्लिनजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ये क्लिनजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है हमारे घरेलू काम के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, यू मस्ट हैव सीन सम ब्यूटीफुल डिजाइंस मेड ऑन द सीलिंग एंड वॉल्स ऑफ रूम्स इन मेनी हाउसेस. These are made of plaster of Paris, also called POP. Chemically, it is 2CaSO4 into H2O or CaSO4 into half H2O, calcium sulfate hemihydrate. तो आप लोगों ने बहुत सारे घर में देखा होगा कि सीलिंग्स पे और जो हमारा छत होता है और जो वॉल्स
दीवार होता है घर का, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन बने होते हैं। तो ये कैसे बने होते हैं? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के हेल्प से बने होते हैं। इसे पीओपी के नाम से भी जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का शॉर्ट फॉर्म पीओपी पॉप। केमिकली इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? 2CaSO4 इंटू H2O और CaSO4 इंटू हाफ H2O, जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोला जाता है। मैन्युफैक्चर, अब इसका मैन्युफैक्चर कैसे होता है? तो इसके लिए पहले रॉ मटेरियल देखते हैं। जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2 इज यूज एज द रॉ मटेरियल। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसके लिए एक जिप्सम है जो कि रॉ मटेरियल के यूज में के रूप में यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O। Process, the only difference between gypsum and plaster of Paris is in the less amount of water of crystallization। तो दोनों में डिफरेंस क्या है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में? इसमें बस वाटर जो पानी है उसके अमाउंट का डिफरेंस है। When gypsum is heated at about 100 degree or 373 Kelvin temperature, it loses a part of its water of crystallization to form plaster of Paris। तो जो हम जिप्सम को हम लोग जब हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो उसमें से कुछ वाटर जो है वो लूज हो जाता है और ये क्रिस्टलाइज हो जाता है। The temperature is not allowed to rise beyond 100 degrees Celsius, otherwise whole of water of crystallization is lost and anhydrous calcium sulfate is produced, which is called dead burnt, as it does not have the property to set after mixing with water। और जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता है, क्योंकि इससे पूरा पानी सूख जाएगा और इससे एक अलग ही सब्सटेंस का प्रोडक्शन हो जाएगा जो कि एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। इसे डेड बर्न्ट भी बोला जाता है और इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है कि इसको पानी के साथ अगर फिर से मिक्स किया जाए तो ये पहले के जो इसका प्रॉपर्टी है वो जैसा बन जाए। सो इसका जो टेम्परेचर उसको राइज नहीं किया जाता है। यूजेस इन मेकिंग कास्ट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज एंड स्टैच्यूज। तो जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको हम लोग जो टॉयज बनता है या जो स्टैच्यू बनता है उसके कास्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। इन मेडिसिन फॉर मेकिंग प्लास्टर कास्ट टू होल्ड फ्रैक्चर्ड बोन्स इन प्लेस व्हाइल दे सेट। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग कास्ट इन डेंटिस्ट्री। तो ये जो मेडिसिन में हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको हम लोग जब किसी का बोन्स फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको अपने प्लेस पे लाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। इसे डेंटिस्ट ट्रीटमेंट्स जब दांत सड़ता है तो उस टाइम भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग द सरफेस ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग स्मूथ। और इसका यूज कब किया जाता है? तो सरफेस जो वॉल्स का सरफेस है, जो सीलिंग का सरफेस उसको स्मूथ बनाने में। फॉर मेकिंग डेकोरेटिव डिजाइन और सीलिंग्स वॉल्स एंड पिलर्स। इसका यूज डेकोरेटिव डिजाइन बनाने में भी किया जाता है, जब सीलिंग्स को सुंदर बनाना हो, वॉल्स को सुंदर बनाना या पिलर्स को, तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग चॉक फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। चॉक भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं जिससे हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। फॉर मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल्स। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो फायर प्रूफ मटेरियल्स बनाने में भी यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर। Have you ever wondered at the whiteness of a new white cloth? How is it made so white? It is done by bleaching of the cloth at the time of its manufacture. Bleaching is a process of removing color from a cloth to make it whiter. Bleaching powder has been used for this purpose since long. Chemically, it is calcium oxychloride CaOCl2। तो आप लोग कभी सोचे कि जो हमारा जो नया कपड़ा होता है वो इतना ज़्यादा सफ़ेद क्यों होता है, इतना ज़्यादा वो वाइट कैसे हो जाता है? तो ये होता है ब्लीचिंग पाउडर के हेल्प से। जब वो कपड़ा बन रहा होता है तो उसको ब्लीच कर दिया जाता है। ब्लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कलर को रिमूव किया जाता है और कपड़े को वाइट बनाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बहुत सारे पर्पज के लिए यूज़ किया जा रहा है, बहुत सारे कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं किए जा रहे हैं बहुत ही लंबे समय से। केमिकली जो ब्लीचिंग पाउडर है उसके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है, उसका फॉर्मूला है CaOCl2। मैन्युफैक्चर, अब हम लोग देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का मैन्युफैक्चर कैसे होता है। Raw material required. The raw material required for the manufacture of bleaching powder are slaked lime, CaOH whole square और क्लोरीन गैस Cl2। तो जो हम लोग का रॉ मटेरियल चाहिए वो क्या क्या? स्लेक्ट लाइम और क्लोरीन गैस। Process. It is manufactured by Hasen-Kleber method. The plant consists of 4 cylinders made of cast iron with inlet for chlorine near the base. The dry slaked lime calcium hydroxide is fed into the chlorinating cylinders from the top. It moves down slowly and meets the upcoming current of chlorine. As a result of the reaction between them, it is converted into bleaching powder which collects all the water. तो ये हासन क्लेवर मेथड के द्वारा बनाया जाता है। जो प्लांट है वो 4 सिलेंडर कंसिस्ट करता है जो कि आयरन कास्ट से बना होता है और उसके जो इनलेट होते हैं उसमें उसके बेस में क्लोरीन भरे होते हैं।
जो ट्राइफ्लिट लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें उसको फेड किया जाता है क्लोरेटिक सिलिंडर्स में उसके टॉप में, और ये क्या होता है धीरे धीरे मूव करते हैं स्लो नीचे की ओर, और ये जो अपकमिंग करंट होता है क्लोरीन उसके साथ जाके मिल जाते हैं। इसके रिजल्ट में जो रिएक्शन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर में, और ये क्या जो सिलेंडर है उसके बॉटम में ये चीज कलेक्ट किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। So here are the chemical representation of the process of making bleaching powder. Uses. अब हम लोग इसके यूजेस को देखेंगे। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लाइनिन, तो हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों की इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं जहाँ पे कॉटन और लाइनिन को ब्लीच करते हैं। इन पेपर इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प, पेपर इंडस्ट्री में जो वुड के पल्प होते हैं उसको ब्लीच करने में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। इन मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, जो हम लोग इसको जो ऊन होता है ना उसको सिकुड़ने से बचाने के लिए भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर, तो ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग किस रूप में करते हैं, तो हम लोग वाटर को उसको स्टेरिलाइज बनाते हैं, मीन्स इसको कीटाणु मुक्त करते हैं। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्लोरोफॉर्म बनाने में भी होता है। यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, तो एक इसका यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में। Here is your in-text question 8.5. Try to solve all these questions. वेल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और सारे इंटेक्स क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें और टर्मिनल एक्सरसाइज भी। यहाँ से टर्मिनल एक्सरसाइज स्टार्ट है, सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। और कोई ऐसा क्वेश्चन जो समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यहाँ से आंसर स्टार्ट है, सारे इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। पहले खुद से बनाने की कोशिश करें, उसके बाद आंसर से चेक करें। थैंक यू एवरीवन।